बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। अभी भी ध्यान रखो, सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड। ठीक है, कोई भी केमिकल फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन से पेट्रोल और डीजल, इनके अंदर कोई कार्बन या इसके कंपाउंड्स ही है। ठीक है, सो वी विल वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबशन। तो ये कौन कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? सबसे पहले है बेटा कंबशन। Carbon in all its allotropic forms burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। तो ये लाइन जैसे मैंने हाईलाइट की हुई है, तो आपको याद भी रखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्या? यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा ये वाला एलोट्रोपिक्स फॉर्म। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कि उस कंपाउंड के क्या, उस एलिमेंट के क्या हो रहे हैं, एलोट्रोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलोट्रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? कोई भी केमिकल एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। इस फिनोमेना को बोलते हैं एलोट्रोपी, मतलब एक एलिमेंट का एग्जिस्ट होना एक से ज्यादा फॉर्म में, इस फिनोमेना को हम बोलेंगे एलोट्रोपी। लेकिन जो अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम बोलेंगे एलोट्रोप्स। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 एलोट्रोप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट, एंड थर्ड वन इज बकमिंस्टर फुलरिन। क्लियर है? और ये जो फुलरिन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कार्बन के 60 एटम्स जुड़े होते हैं इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, कार्बन इन इट्स ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आपको हमेशा क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी along with the release of heat and light। ठीक है, नीचे वाली रिएक्शन देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। नेक्स्ट देखो, मिथेन, CH4 इज मिथेन, मिथेन प्लस ऑक्सीजन गैस, आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। नेक्स्ट, ये क्या है बेटा, CH3CH2OH। जो OH है फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, तो ये हमारा है बेटा इथेनॉल। तो इथेनॉल में आपने ऑक्सीजन गैस को ऐड किया तो क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस लाइट। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन या इसके कंपाउंड्स ही हम लोग क्यों केमिकल फ्यूल्स में यूज करते हैं, तो उसका सिंपल आंसर है क्योंकि जब उनकी बर्निंग करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में रिलीज करते हैं हीट एंड लाइट। देयर आर these are oxidation reaction that you have learned in the chapter first। oxidation reaction क्यों है बेटा? आप ध्यान से देखो, हर लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, रिएक्टेंट में हर एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बैलेंस द लेटर टू रिएक्शंस दैट यू हैव लर्नड इन फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, बैलेंसिंग कर भी सकते हो अगर आप चाहो तो, वो खुद ट्राई करूंगा आप। ठीक है, यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, ठीक है, चलो नहीं है तो वेरी गुड। अब देखो, बैलेंस करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बैलेंसिंग हम लोग हिट एंड टर्न मेथड से ही करते हैं, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में स्टडी किया था। यहाँ पे देखो, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 हैं। कार्बन एक है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है 3। ठीक है, तो इस वाली को अगर बैलेंस करना चाहें हम लोग, तो CH4 + 2O2 गिव्स यू CO2 + H2O, और यहाँ पे 2 अगर लगा दिया जाए। अब देखो,
क्या ये बैलेंस हो गई? होगी बेटा बैलेंस, बिल्कुल हो गई। देखो, लेफ्ट हैंड साइड एक कार्बन एटम है, राइट हैंड साइड भी एक कार्बन एटम है। लेफ्ट हैंड साइड चार हाइड्रोजन है, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार हाइड्रोजन बन जाएंगे। टू टू जा फोर ऑक्सीजन एटम, दो ये रहे और दो यहाँ से। इज इट क्लियर? तो ऐसे बैलेंसिंग करोगे, ठीक है। दिस इज योर काइंड ऑफ होमवर्क, ये आप बैलेंस खुद करके मुझे बताएंगे क्या कैसे करोगे, ठीक है। एक्टिविटी देखो बेटा नेक्स्ट। ठीक है, एक्टिविटी के लिए हर बार लिखा होता है कि भाई एक्टिविटी जब भी आपको परफॉर्म करनी है तो टीचर की असिस्टेंस में करनी है, ठीक है। टेक सम कार्बन कंपाउंड जैसे कि नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल हो गया, वन बाय वन ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम, ठीक है। मतलब एक एक चम्मच ले ले, चम्मच के ऊपर थोड़ा थोड़ा इसका क्या करो, सैंपल डाल लो, नेप्थलीन का, कैम्फर का, अल्कोहल का, और उनको क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे उनकी, ठीक है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम, फिर आप क्या करोगे, फ्लेम को ध्यान से ऑब्जर्व करना। नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड और नॉट, पहले तो ये देखना है क्या कोई धुआं रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट, प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द मेटल इन द केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, तो हम कोई मेटल प्लेट लगा देंगे फ्लेम के जस्ट ऊपर, और ये देखना है कि वहां पे कोई चीज डिपॉजिट हो रही है या नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो, अगर हम लोग कैंडल के ऊपर कुछ रख देते हैं तो देर इज अपीयरेंस ऑफ ब्लैक लेयर, ठीक है। एक एक्टिविटी ये है। नेक्स्ट वन देखो, लाइट अ बंसन बर्नर and adjust the air hose at the base to get different types of flames or presence of smoke. When do you get yellow sooty flame, हमें ये देखना है कब हमें येलो सूटी फ्लेम मिलेगी। When do you get blue flame, ठीक है। तो ये दो टाइप की फ्लेम है, ये आपकी हेल्प करेगी कार्बन कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। अब देखो इनके आंसर नीचे लिखे हुए एक्टिविटीज के। सबसे पहला, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे बेटा विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम, ठीक है। क्लीन फ्लेम का मतलब बेसिकली जब स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, मतलब यू कैन से लेस अमाउंट ऑफ स्मोक, सही है ना। वाइल अगर आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करोगे तो आपको येलो फ्लेम मिलेगी विद लोट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, क्लियर है। तो पहला यही टेस्ट हो सकता है, जो कार्बन का सैंपल आपके पास है उस सैंपल को बर्न कर दो। अगर आपको क्लीन फ्लेम मिल रही है तो आपको क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब बेसिकली एल्कीन। और अगर आपको येलो फ्लेम मिल रही है, ये जो क्लीन फ्लेम होगी ये ब्लू होगी, ठीक है। अगर आपको, आपने देखा भी होगा फॉर एग्जाम्पल, हम लोग घर में किचन में क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वहां पे गैस को ऑब्जर्व करना, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होंगे फॉर एग्जाम्पल या तो एल्कीन या फिर एल्काइन, तो क्या होगा बेटा, तो आपको येलो फ्लेम मिलेगी और बहुत सारा स्मोक भी मिलेगा। और इसी वजह से दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट, और इसके जैसे मेटल प्लेट पे आपको कुछ रेजिड्यू मिलेगा, डिपॉजिट हुआ, ठीक है। In activity 4.3. However, limiting the supply of air results in the incomplete combustion of even saturated hydrocarbon giving a sooty flame. कई बार हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी क्या होगा बेटा, सूटी फ्लेम मिल जाती है। बट इसका एक रीजन होगा, क्या होगा इसका रीजन, देयर विल बी लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर, मतलब यू कैन से लेस एयर इज देयर। The gas or kerosene stove used at home has inlets for air so that a sufficient oxygen rich, आपने देखा भी होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, गैस का जो, जहाँ पे हम लोग यूटेंसिल को प्लेस करते हैं उस स्ट्रक्चर में छोटे छोटे एयर होल्स होंगे। वो होल्स क्यों बना रखे हैं, सो दैट एयर कैन पास और एयर आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाए। सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर टू बर्न इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो।
If you observe the bottoms of cooking vessels getting blackened, कई बार क्या होगा बेटा, जो हमारे बर्तन होंगे वो नीचे से क्या हो जाएंगे, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्ट। तो हमें इससे ये हिंट मिलेगी, अगर आपको, आप कुकिंग कर रहे हो और जो यूटेंसिल्स हैं उनका जो नीचे वाला बेस है वो ब्लैक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो एयर होल्स है ना स्टोव में या गैस में, वो क्या हो रहा है बेटा, ब्लॉक हो रहे हैं और फ्यूल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। फ्यूल सच एज कोल और पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनमें कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सल्फर भी होता है। देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, और उनकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। एंड इफ दे स्टार्ट टू गेट बेंट, नेक्स्ट देखिए बेटा। नाउ नेक्स्ट वन इज, यू कैन से, यू डू यू नो व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम। हमने देखा होगा कुछ ऐसी सब्सटेंस हैं जैसे जो बर्न करती हैं फ्लेम के साथ और कुछ में फ्लेम नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, हैव यू ever observed either a coal or a wood fire? If not, next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal starts to burn. कहने की बात क्या है बेटा, हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। You have seen above that a candle or LPG in the gas stove burns with a flame. हमने पता है ना, कैंडल में भी हमें फ्लेम दिखती है, स्टोव में भी हमें फ्लेम दिखती है। However, you will observe that coal or charcoal in an अंगीठी sometimes just glows red and gives out heat without a flame. आपने भुट्टा टेस्ट किया होगा, ठीक है। तो वहां पे जो कोयला होता है, कोयले के ऊपर उसको क्या करते हैं, जस्ट हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वहां पे कोयला आपने देखा है ना, जैसे स्टीम इंजन्स में देखा हो थोड़ा पुराने टाइम में, जब कोयला बर्न करता है तो सिर्फ रेडनिंग आती है, फ्लेम्स नहीं आती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, ये ध्यान रखना है। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न करेगा ना, सिर्फ तभी क्या होगी बेटा, फ्लेम होगी। कोल क्या है, सॉलिड, चारकोल भी क्या है, सॉलिड। When wood or charcoal is ignited, the volatile substance present vaporize and burn with a flame in the beginning. जब भी हम लोग लकड़ी को जलाएंगे या चारकोल को जलाएंगे, शुरू में शुरुआत की, इग्नाइटेड का मतलब शुरू शुरू किया है। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं बेटा जो वेपराइज हो जाते हैं, मतलब जैसे हीटिंग करेंगे उनकी, तो वेपर्स की फॉर्म में, यू कैन से, नियर बाय सराउंडिंग में मिक्सअप हो जाएंगे। एंड दे बर्न विद द फ्लेम इन द बिगिनिंग, सिर्फ शुरू शुरू में होता है, ठीक है। A luminous flame is seen when atoms of gaseous substance are heated and start to glow। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कहीं फ्लेम नजर आ रही है तो आपको ये हिंट मिलेगी कि कहीं ना कोई गैसेस एटम्स इन्वॉल्व हैं। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। और यही प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। हर एलिमेंट के एटम को हम लोगों ने क्या किया, बंद करके देखा, और हर एक का कलर अलग अलग आता है। ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ अ gas stove and observe its color. You have seen that incomplete combustion of gives soot which is carbon। कई बार हमने देखा ना, कुछ चीजों को हम लोग बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पेपर को बर्न कर रहे हो तो लास्ट में कुछ रेजिड्यू बच जाता है ना, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, तो उसको हम सूट बोलते हैं, दैट इज बेसिकली कार्बन। ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम टू, ठीक है। तो हमने देखा होगा कैंडल फ्लेम में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर येलो कलर आ रहा है तो उसका क्या होगा, मतलब आउटकम। तो यू कैन से, मतलब वहां पे क्या है बेसिकली, कोई ना कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इन्वॉल्व है इन मेकिंग कैंडल। इज इट क्लियर बेटा, लिटिल बिट काइंड ऑफ हिस्ट्री, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम।
Coal and petroleum have been formed from the biomass, which has been subjected to various biological and geological processes. मैं तो पता है कोयला कैसे बनता है. Coal is the remains of trees, ponds, and other plants that lived millions of years ago. इसलिए क्या करो, अगर हम लोग किसी ट्री को आज कट करके धरती में दफना देंगे, तो इट माइट बी लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वहां पे आपको कोयला मिल जाएगा. These were crushed into the earth, perhaps by the earthquakes or volcanic eruptions. मतलब या तो इसका रीजन हो सकता है पुराने टाइम में earthquakes या volcanic eruptions. They were pressed down by the layers of earth and rock. नीचे चले गए, मतलब ऊपर layers पे layers आती रही. They slowly decayed into coal. तो धीरे धीरे क्या बन गया, कोयला बन गया. Oil and gas are the remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea. और जो हमें ऑयल और गैस मिल रही है ना, वो हमें ओशन से मिलती है. तो बेसिकली ओशन में क्या होगा, सी में क्या होगा, वो सारे टीनी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स रहते हैं. व्हेन दे डाइड, मतलब ये कोई प्लांट मर गया, फॉर एग्जांपल एनिमल एक्सपायर हो गया अगर, देयर बॉडीज सैंक टू द सी बेड, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाएगी बॉडी, एंड वर कवर्ड बाय द सीलेट, मतलब उसके ऊपर धीरे धीरे कुछ ना कुछ यू कैन से डिपॉजिट होता रहेगा. बैक्टीरिया अटैक करेंगे, डेड रिमेन्स टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस. तो ऑयल और गैस बन जाएगा अंडर द हाई प्रेशर्स, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं सी से ना, प्रेशर बढ़ता है. दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू, कहने का मतलब क्या है, आपने कोई ट्रीज प्लांट्स या फर्न्स को क्या किया, नीचे अर्थ सोइल के नीचे डिग कर दिया और बहुत सारा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो इजिली आपको कोयला मिल जाएगा. और अगर प्लांट्स हैं ओशियन में, या कोई एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो नीचे चली जाएंगी, उनके ऊपर धीरे धीरे कुछ डिपॉजिट होता रहेगा. और प्रेशर बढ़ना अगर शुरू हो जाए, जैसे जैसे नीचे जाती है कोई चीज, तो उससे क्या बनेगा हमें, ऑयल और गैस. मीन वाइल द सिल्ट was slowly compressed into rock, मतलब काइंड ऑफ रॉक स्ट्रक्चर बन जाएगा सी के अंदर. द ऑयल एंड गैस टिप्ड इनटू द पोरस पार्ट्स ऑफ द रॉक. तो रॉक के कुछ पोरस पार्ट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी जो स्वेट होता है वो पोर्स के थ्रू ही बाहर आता है. एंड गोट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन द स्पंज. तो आपने देखा भी होगा, लाइक स्पंज वाला रसगुल्ला देखा हो, तो जैसे आप उसको स्क्वीज करोगे तो क्या होगा, जो अंदर वाला यू कैन से लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा. कैन यू गेस व्हाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कोल्ड फॉसिल फ्यूल्स. तो ये आपको खुद आंसर करना है, दिस इज काइंड ऑफ अ हिस्ट्री. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन. टेक अबाउट 3 ml of ethanol in a test tube and warm it gently in a water bath. Add a 5% a 5% solution of alkaline potassium permanganate, KMNO4, potassium permanganate, drop by drop to this solution. ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करवाएगा. Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? तो हमें बेसिकली इसका कलर ऑब्जर्व करना है. Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? ठीक है, बहुत ज्यादा ऐड कर देंगे तो उसका कलर डिसअपियर भी नहीं होता, ऐसा क्यों होता है. अब आंसर यहाँ लिख के रखा है. You have learnt about the oxidation reaction in chapter 1. Carbon compounds can be easily oxidized on combustion. ठीक है, कंबशन में भी क्या होता है, अगर कंबशन रिएक्शन हो रही होती है तो भी कार्बन कंपाउंड्स का बेसिकली ऑक्सीडेशन ही होता है. In addition to this complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted into carboxylic acids. तो ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई अल्कोहल है और उसका आप क्या कर दोगे बेटा, ऑक्सीडेशन कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, और अगर इसका रिडक्शन कर दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल. क्लियर है. रिएक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की सारी रिएक्शंस आपको लिख के देखनी है बेटा. ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस में किसी सब्सटेंस को, एलिमेंट को, कंपाउंड को ए लिख देता है, बी लिख देता है, फिर तुमसे खुद पूछेगा ए क्या है बी क्या है.
ठीक है, तो सारे रिएक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो अब रिएक्शन, ये हमारा क्या बेटा, CH3CH2OH, तो ये हो गया हमारा इथेनॉल। इथेनॉल है, यहाँ से हिंट मिली है। इसको ये भी लिख सकते हो C2H5OH, एक ही बात है। अगर इसमें आप एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीटिंग कर दोगे तो देखो, इथेनॉल से क्या बन गया बेटा, ये 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड। अगर किसी के लास्ट में COOH होगा तो आप समझ जाना कि ये ओइक एसिड होगा। तो 2 कार्बन है तो इथेनोइक हो गया। ये रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट के साथ भी हो जाएगी, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 भी डाल सकते हो, प्लस हीट कर देना। वी सी दैट सब सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की डेफिनेशन है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अदर्स के अंदर ऐड कर देंगे ऑक्सीजन, और इन सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये जो एल्कलाइन KMnO4 है यहाँ पे, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से देखते हैं क्या ये बात सही भी है या नहीं है। यहाँ देखो बेटा, इस वाले फॉर्मूला में कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। क्लियर है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आइटम है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन आइटम हो गए, 2 ऑक्सीजन के आइटम हो गए ना। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ है, +1 ऑक्सीजन आइटम हुआ है ना। और इसलिए तो हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमें समझ में आ गई। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखो, इन 4 रिएक्शन में से कई बार एक रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या है, एडिशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ध्यान रखना है, एक तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिखाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये रिएक्शन दिखाएंगे। वो क्या करते हैं, दे ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम। पैलेडियम को लिख देते हैं शॉर्ट में PD, या निकल Ni, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली क्या होगा इस रिएक्शन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप क्या बनाओगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाओगे। लेकिन याद रखना, आपको कैटलिस्ट चाहिएगा। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मम्मी अगर दही जमा रही है, ठीक है, तो रात को क्या करते हैं, दूध को गर्म किया, मतलब जितना टेम्परेचर में ऑप्टिमम चाहिए उतना टेम्परेचर रखा, और उसमें 1 चम्मच या उससे भी थोड़ा सा कम खट्टा डालते हैं हम लोग। तो वो जो खट्टा होता है थोड़ा सा, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट की डेफिनेशन में दे रखी है, यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो उसको ध्यान रखना है। Catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at different rate without the reaction itself being affected. ठीक है, this reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils। इसको ध्यान रखना है। एडिशन रिएक्शन का यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, व्हाइल एनिमल फैट के अंदर क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। ये ध्यान रखना है। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, जैसे हम लोग एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं फॉर्चून की, ठीक है, तो वो क्या है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है उसके अंदर। लेकिन कुछ एनिमल फैट भी होता है, उनके अंदर सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। अब ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखो आप, ये सारे एल्काइल पार्ट हो सकते हैं। इस R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन डाल दिया। क्या कर देना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना।
क्लियर है? डबल बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे लगा दो सिंगल बॉन्ड, ये लगा हुआ, और एक हाइड्रोजन तो लेफ्ट वाले कार्बन को दे दो और एक हाइड्रोजन राइट वाले को, और अटैच कर दो। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे था कोई एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा? एल्कीन, क्योंकि सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। हमने देखा होगा ना, एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, भाई फॉर्च्यून का ऑयल यूज करो आप, ये बहुत हेल्दी है। ठीक है। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर said टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग, जो एनिमल से हमें मिलता है ना, यू कैन से घी और यू कैन से मक्खन जो मिलता है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं करोगे ना, तो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो कुकिंग के लिए हमें ऐसे ऑयल्स को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन में लास्ट है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इजी है। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। सैचुरेटेड कम रिएक्ट करते हैं। दे आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब जैसे नोबल गैसेस होती हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहते, ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं नोबल गैसेस, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सम मोस्ट रिएजेंट्स, however in the presence of sunlight chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction। ठीक है, कई बार हम लोग क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल को हाइड्रोकार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. It is called a substitution reaction just because one type of atom or a group of atoms takes the place of another. A number of products are usually formed with the higher homologous of alkenes. ये रिएक्शन देख सकते हो, मीथेन प्लस क्लोरीन गैस, ये क्या बन गया बेटा? मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है देखो, पहले हमारे पास क्या था? मिथेन है, और सनलाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, मिथेन इज CH4 CH4। ठीक है, आप क्या करोगे? इसके साथ क्लोरीन मोलिक्यूल लगा दिया मैंने Cl2, और सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या हो जाएगा? ये HCl बन जाएगी। HCl तो अलग हो गया, और ये Cl यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? CHHCl। और इसी को तुम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज मिथाइल क्लोराइड। इसका एक नाम और भी है क्या? क्लोरोमिथेन। एक ही बात है, दोनों काम करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो ये रिएक्शन कई बार आगे भी चली जाती है। आगे कब जाएगी? जब हमारे पास एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन होगा। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास है CH3Cl प्लस अगेन क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक हाइड्रोजन और निकाल देना। ये क्या बन जाएगा? CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, अगर आपके पास अब ये बच जाएगा, फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल है और साथ में सनलाइट है, एक हाइड्रोजन को और हटा दो, तो क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। इसमें भी अगर अगेन आप लोग रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन की प्रेजेंस में, क्लोरीन मॉलिक्यूल और सनलाइट में, तो ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। इसको बोलते हैं बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हर बार एक हाइड्रोजन हट रहा है और Cl वहां पे आ रहा है। आप खुद देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 4। यहाँ पे कितने रह गए? 3, और एक Cl आ गया। तो हर बार हाइड्रोजन को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेटा? क्लोरीन। इज इट क्लियर?